हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारी ऑडियंस काफ़ी देर से वेट कर रही है इन क्वेश्चन सेट का। जो मैंने प्रिपेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। A startup deploys its own application using Docker containers. As a cloud practitioner, which AWS service would you propose so that the startup may run containers while maintaining access to underlying servers? तो ये सिंपली कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्टार्टअप ने अपना एक एप्लीकेशन डॉकर कंटेनर से रन कर रहा है, और वो क्या चाहता है आपसे कि आप उसको एक ऐसा AWS सर्विस प्रपोज करें जो कि कंटेनर्स तो रन करे ही, और साइड बाय साइड में आपको जो अंडरलाइन सर्वर्स है उसके उसको भी आप एक्सेस कर पाओ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये हिंट कर रहा है कि हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा सर्विस यूज़ करने वाले हैं जो बेसिकली सर्वरलेस ना हो, यानी कि जहाँ पे हमारे पास एक्सेस हो उस सर्वर में एंटर करने का। तो बेसिकली अब उसमें देखा जाए तो हमारा फारगेट, जो कि पहला ऑप्शन है, वो ऑटोमेटिकली हट जाता है क्योंकि वो सर्वरलेस है। सेकंड आपका कुबरनेटिस है, तो यहाँ पे कुबरनेटिस स्पेसिफिकली तो यूज़ होगा नहीं। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। थर्ड ऑप्शन जो है ECS है, तो ECS जो हमारा होता है वो तो नॉट फुल्ली मैनेज सर्विस में से आता है। डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग सर्वर का एक्सेस भी ले सकते हैं। ये एक पोटेंशियल ऑप्शन हो सकता है, सॉरी आंसर हो सकता है। और नेक्स्ट है इलास्टिक बीनस्टॉक। अब बीनस्टॉक तो सिर्फ सर्वर एक्सेस करने के लिए होता नहीं है, क्योंकि वो तो एक फुल पैकेज है जो एक सॉर्ट ऑफ हमें प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप स्टार्टिंग से लेकर के सारा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसमें सारा AWS उसका ध्यान रखेगा। सो वहाँ पर तो सर्वर का एक्सेस आप ले नहीं सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सी के लिए आ रहा है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पिलर ऑफ AWS वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क सजेस्ट यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड? अब आप जानते होंगे कि AWS वेल आर्किटेक्चर जो है उसका एक फ्रेमवर्क है, तो वो फ्रेमवर्क के अंडर में काफ़ी सारे पिलर्स आते हैं। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कौन से पिलर में आता है? आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं सर्वर्स वगैरह, ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये किस पिलर में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड? अब आप देखेंगे ऑप्शन के साथ पहला ऑप्शन चलते परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अ, वो तो हमारे IT एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में आती है, तो वो तो नहीं होगी। अब बचा ऑपरेशन एक्सीलेंस। अभी ऑपरेशन एक्सीलेंस क्या होता है कि बेसिकली उसमें क्या इंक्लूड होता है? उसमें होता है एबिलिटी टू रन एंड मॉनिटर सिस्टम्स टू डिलीवर बिजनेस वैल्यू एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव सपोर्टिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर। तो ये डेफिनेटली हमारा ऑपरेशंस का बात हो रही है। तो ऑपरेशंस मतलब कि हमारा सिस्टम कैसे मॉनिटर कर रहा है, चल कैसे रहा है, वर्कलोड कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये पोटेंशियली काफ़ी क्लोज टू आंसर क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन बी को थोड़ा ज़्यादा हम लोग उसको साइड कर देते हैं पोटेंशियली आंसर मार्क करके, है ना। फिर थर्ड सिक्योरिटी में तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड नहीं आता है, क्योंकि वो उसका तो डिफरेंट पिलर ही है, ठीक है। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हमारा क्या बोलते हैं इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है ऑपरेशनल एक्सेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल? अब यहाँ पे हमें दो आंसर्स को सेलेक्ट करना है, और ये क्वेश्चन क्या रहा है कि AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल जो है वो क्या कहता है? बेसिकली वो क्या कहता है कि एक कस्टमर, AWS का जो कस्टमर है और AWS इटसेल्फ, इन लोग दोनों के बीच में जो एक हैंड शेकिंग होता है कि भाई हम तुम्हें ये सर्विसेज देंगे, बट कुछ चीज़ें तुमको खुद मैनेज करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हम खुद मैनेज करेंगे। तो इसमें में से ये जो खुद मैनेज करना है, खुद से मैनेज करना है, और जो AWS मैनेज करेगी, वो वाले जो ऑप्शन है हम लोग को यहाँ से फिल्टर आउट करने हैं। तो वो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। AWS इज़ रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। करेक्ट बात है, क्योंकि AWS सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी पूरा हैंडल करता है। वो पोटेंशियल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी, मेंटेनिंग गेस्ट EC2 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए EC2 का, और वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी इमेजेस अपलोड होते हैं EC2 के रिलेटेड। जब आप EC2 एक इंस्टेंशिएट करते हो, तो वहाँ पे काफ़ी थर्ड पार्टी वगैरह चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप कोई प्री पैकेज OS करके रहती हैं, तो वो सब चीज़ों का वो AWS कुछ हैंडल नहीं करता है। वो मामले में वो
उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो वो ऑप्शन तो गलत है। मेंटेनिंग S3, तो S3 आप जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज का है और वो पूरा का पूरा AWS मैनेज्ड होता है। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, जान नहीं सकते अंदर क्या होता है, कैसे वो करती है। तो डेफिनेटली ये भी एक पोटेंशियल करेक्ट ऑप्शन है। और फोर्थ, AWS इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू AWS कस्टमर। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो काफ़ी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब प्रोवाइड किया है उन्होंने, बट उन लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि हमें ट्रेन करना होगा सबको। सो हमारा करेक्ट होगा दो ऑप्शन, एक ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पॉलिसी स्पेसिफाइज द बैंड यूसेज ऑफ AWS वेब सर्विसेज। सो ये बता रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि AWS वेब सर्विस में कौन सा पॉलिसी होता है इन चारों में से जो कि बैंड यूसेज के बारे में बताता है कि क्या क्या चीज़ें बैंड है हमारे यहाँ पे। तो अब आप जानते ही होंगे इसके बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप डायरेक्टली स्पॉट कर लेंगे। सो ट्रस्टेड एडवाइज़र हमने लिखा है, बट वो एकदम कंफ्यूज करने के लिए बस डाला गया है। वो कुछ और ही, वो ट्रस्टेड एडवाइज़र तो कुछ और ही काम करता है। अम, वो बस एडवाइस करता है आपको कुछ कुछ चीज़ों के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, बट यहाँ पर वो बैन नहीं करता। वैफ तो फायरवॉल के रिलेटेड बैन ये होता है, क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्ट करता है वेबसाइट। तो वो कोई बैन यूसेज के बारे में नहीं बताता। AWS एप्लीकेशन पॉलिसी कंफ्यूज करने के लिए डाला गया ऑप्शन है। और ऑप्शन डी आप जानते हैं, अगर अपने आप जानते होंगे एप्लीकेबल यूज़ पॉलिसी के बारे में, तो ऑप्शन डी करेक्ट एग्जैक्ट कीवर्ड है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई टू सेलेक्ट मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट। सो बेसिकली पूछ रहा है मल्टी अवेलेबिलिटी जोन का डिप्लॉयमेंट हम क्यों सेलेक्ट करते हैं बेसिकली। तो हमारे चार चार ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करने हैं। सो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस होता है, बट ये एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं है, तो हम लोग इसको अभी फ़िलहाल साइड कर देंगे। बट ये भी मतलब 40% 50% करेक्ट आंसर है। बट अभी हम लोग और ऑप्शंस पढ़ते हैं। स्केल डाउन करने के लिए तो एकदम भी नहीं, क्योंकि अभी मल्टी एजी है कि आपको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है, तो वहाँ पे स्केल डाउन की तो बात नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तो स्पेसिफिकली ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो मल्टी एजी का एग्जैक्ट पार्ट नहीं है। क्योंकि मल्टी एजी क्या करता है, आपको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन देता है, ताकि आपको लेट्स से एक एजी डाउन हो जाता है तो दूसरे एजी उसको बैलेंस कर लेता है। तो बेसिकली आप ऑप्शन डी की तरफ देखेंगे, हाई अवेलेबिलिटी। सो वो डेफिनेटली मोस्ट करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। I'll see you in the next video then. Thank you guys.